हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, रेजिस्टेंस। इसी को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ हिंदी वर्ड देखो क्या लिखा है, प्रतिरोध लिखा है। प्रतिरोध का मतलब बाधा डालना। तो जो करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करे, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के रेशियो में। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V है और चालक में प्रवाहित धारा I है, तो V अपान I को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। बाय डेफिनेशन R इज इक्वल टू V अपान I लिखते हैं। ठीक है, R इज इक्वल टू V अपान I लिखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसका SI यूनिट क्या है, SI यूनिट इज ओम। SI यूनिट क्या है, ओम होती है। ठीक है, इसको ओम लिखते हैं। ये इसकी SI यूनिट है। ये जो हमारा कंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। अलग अलग मेटल मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ठीक है, फॉर डिफरेंट मटेरियल आर इज डिफरेंट। अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, for different material R is different। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसकी डायमेंशन निकालना चाहें तो V और I वाले से आप निकाल सकते हैं डायमेंशन। इसको डायमेंशनल फार्मूला भी लिखते हैं। ठीक है, डायमेंशन को, और यहाँ देखिए डायमेंशन हमें निकालनी है तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, V अपान V को हम लोग क्या लिखते हैं, W बाई Q लिखते हैं ना। तो ये हो गया W Q इंटू T लिख सकते हैं। देखो V क्या होता है, V इक्वल टू W बाई Q हमने पढ़ाया है। ठीक है, इससे आप इसका यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन पहले क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ W डायमेंशन ऑफ W यानी ये हो गया Q और V होता है ना, अपॉन डायमेंशन ऑफ I। तो यहाँ Q एक हमने बढ़ाया है तो एक यहाँ Q लिखेंगे और I लिखेंगे। ठीक, डायमेंशन ऑफ QI, इन दोनों से आप निकालिए, इससे आपको इजी रहेगा। V अपान I है, दोनों और Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो QV जो है W हो जाता है। और W का आप जानते हैं क्या होती है डायमेंशन, W की जूल है यूनिट, तो उसकी डायमेंशन T टू द पावर -2 होती है। और Q की डायमेंशन TA होती है। ठीक, और यहाँ I की भी A होती है। ठीक है, अब इससे डायमेंशन आप आराम से लिख लेंगे, वो हो जाएगी M L स्क्वायर T टू द पावर -3
ए टू द पावर -2, ऐसी डायमेंशन इसकी होगी। हमने क्या किया, देखो स्टूडेंट, v अपान आई यहाँ फार्मूला है दोनों, और हमने q से, चार्ज है q क्या है, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये qv हो गया, qv वर्क डन होता है w, ठीक है। और यहाँ i और q, ठीक है, दो तो q ऊपर आया तो नीचे भी आ गया तो qi हो गया। q की डायमेंशन ta होती है, चार्ज है, और i की डायमेंशन ये होती है। तो इसकी डायमेंशन देखिए W वर्क डन हो गया। वर्क डन की जो डायमेंशन होती है वो ml² T टू द पावर -2 होती है जूल की, और इधर TA है चार्ज की, और A है एम्पियर की, इससे ml² T टू द पावर -3 A टू द पावर -2 आया इसकी डायमेंशन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। तो पहला तो ये रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है लेंथ पर, यानी R प्रोपोर्शनल टू L होता है। रेजिस्टेंस के जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। दूसरा, R जो है हमारा, R प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अगर हम वायर ऐसे कोई बना दें, ऐसे देखिए ये वायर हो गया, ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस हम देखें तो वो किस पर डिपेंड होगा, ये लेंथ हो गई वायर की, और ये हो गई हमारी क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, यानी जितना लंबा तार होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L/A लिख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ प्रोपोर्शनल होता है वहाँ हम लोग कांस्टेंट निकालते हैं, तो R = आगे आता है यहाँ पर रो, ठीक है, ρL/A, ठीक है। रो हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक। रो हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी को हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है, ये इसके नाम है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी पर, अभी हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा लेंथ पर डिपेंड होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड होगा। दोनों का अगर हम मिला देते हैं तो ये L/A पर डिपेंड हो जाएगा। अगर हम यहाँ से कांस्टेंट निकाल दें तो रो एक कांस्टेंट निकलता है, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब इसमें देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। जब इस पर वोल्टेज अप्लाई होता है तो ये ड्रिफ्टेड होता है, तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। और क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर की हमारी A है, लेंथ L है, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो आएगी स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस कंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन की होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन की होगी, क्योंकि इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव टू निगेटिव चलती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन रही है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने लगाई है,
इसकी वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, V/L होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आई, E = V/L आई। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग देखें यहाँ करंट डेंसिटी कितनी है स्टूडेंट, तो करंट डेंसिटी हमारी इसमें क्या आएगी, करंट डेंसिटी क्या आएगी, करंट डेंसिटी J = I/A होता है, J = I/A होता है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इन्हीं दोनों का रेशियो निकालें, E/J इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर एंड करेंट डेंसिटी इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। यानी इसे रो से व्यक्त करते हैं हम लोग, इसका फार्मूला लिखते हैं, रो = E/J लिखते हैं। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहां से जो रो के लिए हमें मिला वो वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो स्टूडेंट, J इधर कर दें, E इधर कर दें, तो वेक्टर E = हो जाएगा ρJ होता है। ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू अगर रख दें, E और J की वैल्यू रख दें, तो ρ क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना, E = क्या होता है, V/L होता है। तो इसको हमने रख दिया V/L। ठीक है। और नीचे लिखा IJ है, नीचे देखो, इसमें देखो J नीचे है, तो अगर इसको नीचे रखेंगे तो ये ऊपर आएगा, I नीचे आएगा, तो इंटू A/I आ जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ρ = V/I, ठीक है, A/L आ जाएगा। अब V/I क्या होता है, R होता है, तो ρ = RA/L हो जाएगा, ρ = RA/L हो जाएगा। ये हमारा रेजिस्टेंस के टर्म में इसका फार्मूला है। आप देखो स्टूडेंट, इसकी यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, SI यूनिट इसकी जो है, SI यूनिट ओम इंटू मीटर है। इसकी SI यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर। डायमेंशन इसी से आप खुद बनाकर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या बनता है। ठीक है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और विभवांतर में हम लोग संबंध देखेंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो हमने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन किया था, तो हमने बताया था कि जब पोटेंशियल अप्लाई होता तभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो जब पोटेंशियल पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होती, तो इसका मतलब इनमें कुछ रिलेशन भी बनना चाहिए। तो हम लोग रिलेशन देखिए बनाते हैं कैसे। ठीक है। देखो स्टूडेंट, हम तो कुछ चीजें जानते हैं। वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जब उस पर पोटेंशियल अप्लाई हुआ तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, E है, प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड
force acting on free electron, force acting on free electron. फ्री इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा? तो देखो स्टूडेंट, जो हमारा फोर्स प्रोड्यूस होता है वो होता है F इक्वल टू ई होगा, ठीक है, ई। हमने फार्मूला बताया था पीछे कि F इक्वल टू क्यू ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने फोर्स बताया था। क्यू की जगह यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए F इक्वल टू क्यू ई की जगह हमने लिखा है F इक्वल टू ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कहाँ से हुआ? पोटेंशियल के कारण हुआ, ठीक है। इस फोर्स का हम लोग फार्मूला अब देखो स्टूडेंट, इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा फ्री इलेक्ट्रॉन का? एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, acceleration of free electrons यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? ए होता है, ठीक है। ए इज इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं F अपॉन एम। एम क्या है स्टूडेंट? एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में हम लोग एक्सेलरेट करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, तो फोर्स अपॉन एम हो गया। अगर इस फार्मूले से F की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो यहाँ एक फार्मूला हमें दिख रहा है स्टूडेंट, वो फार्मूला हो रहा है EV अपॉन ml हो गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर ये एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया, अब यह एक्सेलरेशन जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा, तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, तो वी डी इज इक्वल टू यू एवरेज, जो सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए है, एवरेज वेलोसिटी है, और प्लस ए है, और टाइम कितना होगा जो ड्रिफ्टिंग करेगा, वो तो इसी हमारे जो टाइम ऑफ इंटरवल जो हम लोग पढ़े थे, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, वो टाइम इसमें लगता है, ठीक है। तो ये टाउ हो गया, टाउ इज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाउ इज इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए जल्दी से। हमने अभी तक जो बताया कि हम जानते हैं कि अगर कहीं पे हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उससे किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू ही होता है। अब इसमें हमारा फोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, तो फोर्स हमारा E हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ हो गया। अब इससे हमारा जो फार्मूला F इज इक्वल टू EV अपॉन L आ गया। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमें देखना, तो इज इक्वल टू F अपॉन M हो गया, ठीक है। M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो F की वैल्यू यहाँ से हमने इसमें पुट कर दिया, तो EV अपॉन ml हो गया। अब देखिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगाया, तो जो हमारी वेलोसिटी आई, फाइनल वेलोसिटी VD है, इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी प्लस। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग तो जानते हैं सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला जो हम लोग लिखते हैं, VD इज इक्वल टू U1 प्लस U2, और प्लस अगर इसमें n इलेक्ट्रॉन है तो UN अपॉन n लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एवरेज U हो गया, और प्लस A टाउ लिखते हैं, ठीक है, ये टाउ हो गया। अब देखो स्टूडेंट, ये तो आप जानते हैं कि U1 U2 UN ये सब जीरो होते हैं,
तो Vd का हमारा जो फार्मूला आ गया Vd इज इक्वल टू, इसको हम 0 अगर लिख देंगे तो ए टाउ निकल के आ जाएगा, ए टाउ हो गया। ठीक है, यानी Vd का फार्मूला जो हमारा बना, यहाँ से देखो ए की वैल्यू क्या हो गई, ईवी अपान एम, ईवी अपान एम एल है, ये वैल्यू यहाँ रख दो ले जा करके, तो ये हो गया ईवी अपान एम एल टाउ। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, वैद्युत चालकता क्या होती है। तो अब इसमें ज़्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट वैद्युत चालकता कहते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू 1/r होता है। ठीक है, 1/r। ठीक है, यानी जो रेजिस्टेंस होता है उसका अपोजिट है ये। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/r को I/v लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, 1/r को I/v लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसी से इसका जो है यूनिट वगैरह हम लोग लिखते हैं, तो इसका SI यूनिट, SI यूनिट इसका जो है ओम इनवर्स लेते हैं। ठीक है, और इसको महो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, MHO, महो। ठीक है, इसका जो है ये यूनिट लेते हैं। इसकी डायमेंशन क्या लेते हैं, डायमेंशन हम लोग लिखते हैं m⁻⁻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 ⁻
द पावर 3 ए टू द पावर स्क्वायर ए टू द पावर 2, जो कि हमारे रेजिस्टेंस की अपोजिट है, उल्टा लिखी हुई। आप रेजिस्टेंस से ही इसको निकाल सकते हैं और इससे रेजिस्टेंस का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल। अब देखो स्टूडेंट, इसका एक अदर यूनिट लेते हैं साइमन, ठीक है। तो साइमन एक यूनिट लेते हैं, इसका यूनिट है, इसका अदर यूनिट, ठीक है। अदर यूनिट इसका लेते हैं साइमन, ठीक है, SIEMEN, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट, 1 साइमन जो होता है वह 1 ओम इनवर्स के इक्वल होता है, यानी 1 ओम इनवर्स इज इक्वल टू 1 साइमन, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता। तो देखो स्टूडेंट, जो हमारी रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो होता है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा की इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1/ρ लिखते हैं, ठीक है, जो हमारी रजिस्टिविटी है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारी रजिस्टिविटी है उसको अभी हमने आपको बताया कि ρ इज इक्वल टू क्या होता है। हमने बताया ρ इज इक्वल टू E/J होता है। तो यहां से आ जाएगा J/E आ जाएगा, ठीक है। सिंस ρ इज इक्वल टू E/J होता है, ठीक है। ऐसे लिखें
तो ये हमारा निकल के आएगा, देखो यहाँ से ऐसे लिख दें तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों पर वेक्टर लगा दें स्टूडेंट, तो वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म में इसको लिख दें। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म अगर लिख दें तो वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है इसी को इसको ओम्स लॉ भी बोलते हैं, इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान रखिएगा इसको, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इसको बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसको ऐसे लिख देते हैं, बोल देते हैं ओम के नियम का सदिश रूप लिखिए, तो यही लिखा जाता है उसमें। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया कि रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है। ठीक है, ये अभी हमने आपको बताया था। अगर उसको हम यहाँ पे रख दें, यहाँ पे जो है देखिए, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बट रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है। तो इससे हमारा क्या निकला, इससे हमारा निकला सिग्मा इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ रो का अपोजिट है तो एल अपॉन आर ए आ जाएगा। ठीक है, रो का टी हम लोग कैपिटल लिखते हैं केल्विन को। ठीक है, तो यहाँ जो कैपिटल टी हो जाएगा तो ये हो जाएगा कैपिटल टी। ठीक है, यानी यहाँ से भी देखिए रो का जो फार्मूला टेम्परेचर पर बेस्ड बना वो हमारा बना रो टी। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू टी बना। ठीक है, ये भी हमारा प्रोपोर्शनल बन गया टेम्परेचर के, यानी केल्विन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सेंटीग्रेड के नहीं होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस आप समझिएगा, टी हमारा सेंटीग्रेड है और कैपिटल टी हमारा जो है वो हमारा टेम्परेचर है केल्विन का, तो केल्विन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो कहीं कहीं इस फार्मूले को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, रोटी लिखते हैं, कैपिटल टी भी लिख देते हैं ऐसे, रोटी प्रोपोर्शनल टू टी लिखते हैं। तो ये दोनों एक ही बात लिखी हुई है, इसमें कंफ्यूज आपको होने की जरूरत नहीं है। टी में जब 273 प्लस होता है तब ये आता है, तो इसमें भी प्लस करने पर ये आ जाता है। तो ऐसे भी अगर लिखा रहेगा तो भी वही बात आप समझेंगे, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंड होगा। पहला टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केल्विन टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और दूसरा इनवर्सली, दूसरा जो होगा मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, और उसको डिराइव करने के लिए हमने इधर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है, ये हमारी की है। ठीक है, और ये हमारे ये लेंथ का कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर की लेंथ एल। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बोर्डों के लिए, सब लोग इसको तैयार करेंगे। If physical property of a conductor is unchanged, if physical property of a conductor as like temperature, length, cross section area, बहुत सारे इसमें बातें आएंगी। ठीक है, इन सब को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। क्या मानेंगे? कांस्टेंट। If physical property as like temperature etc of a conductor is unchanged, then potential difference across the conductor is directly proportional to the flow of current in the conductor, that is V proportional to I। ठीक है, यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप आदि में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच
विभवांतर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I होता है। जहां प्रोपोर्शनल वहां हम लोग एक कांस्टेंट निकालते हैं, V इज इक्वल टू RI लिखते हैं। ठीक है, इससे R का जो फार्मूला बनता है हमारा स्टूडेंट, R इज इक्वल टू V अपॉन I बन जाता है। ठीक है, R एक नियतांक है जिसको हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R इज ए कांस्टेंट, इट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। और वो हम अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे ओम के नियम का निगमन। ठीक है, तो यहाँ देखो स्टूडेंट, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है जिससे करंट फ्लो हो रही आई, और ये हमारे कंडक्टर की लेंथ एल है। अब इसमें जैसे हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड होता है, इलेक्ट्रॉन में अपवाह वेग या अनुगमन वेग प्रोड्यूस होता है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। अब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बढ़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ई, वो इस डायरेक्शन की होती है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये तो हम लोग जानते ही हैं जो है, वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, applied potential difference electric field in conductor, produced electric field ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर E इज इक्वल टू V अपॉन L। ठीक है, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है V अपॉन L होती है। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, ऊपर का हिंदी में ऐसे लिखते हैं कि विभवांतर आरोपित करने पर चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू V अपॉन L, और फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, तो बल का फार्मूला F इज इक्वल टू ई होता है, और E की वैल्यू यहां से रख दें तो आ जाएगा EV अपॉन L आ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से जो हमारा फोर्स निकला इलेक्ट्रॉन पर लग रहा तो इसका चार्ज ये होता, पीछे कई बार ये आ चुका है। अब एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, acceleration of free electrons, मुक्त इलेक्ट्रॉनों में कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना त्वरण होगा, तो A इज इक्वल टू F अपॉन M, M क्या है, मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा EV अपॉन ML आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन हो गया, यहां से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला निकालेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कॉमन वेग, अब वो कितना निकल के आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे VD इज इक्वल टू हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, थर्मल वेलोसिटी एवरेज, और प्लस ए टाउ होगा। ठीक है, टाउ क्या है, टाइम ऑफ
रिलैक्सेशन है, यानी रिलैक्सेशन टाइम, और इसको टाइम ऑफ इंटरवल भी कहते हैं, यानी श्रांति काल है टाउ। टाउ क्या है? श्रांति काल। तो यहाँ से वीडी का एक फार्मूला बना, वीडी इज इक्वल टू, ये तो हमारा होता है U1 प्लस U2, और अगर इसमें n इलेक्ट्रॉन है तो UN अपॉन n लिखते हैं एवरेज, और प्लस ए टाउ लिखते हैं। तो ये तो होता है 0, पीछे हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो वी डी इज इक्वल टू आ जाता है, ये 0 हो गया प्लस ए टाउ हो गया। यहाँ से ए की वैल्यू EV अपॉन ml रख दो, तो वी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? EV अपॉन ml, EV अपॉन ml टाउ आ जाएगा। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में करंट का फार्मूला हम लोग जानते हैं। वी नो दैट करंट इन ए कंडक्टर यानी चालक में वैद्युत धारा, और उसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल टू NE/AVD। फार्मूला क्या लिखते हैं? NE/AVD। ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या है स्टूडेंट? इसका है चालक का अनुप्रस्थ काट का एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब वी नो दैट करेंट इन ए कंडक्टर, हम जानते हैं किसी चालक में जो धारा होती है I इज इक्वल टू NE/AVD होती है। अब VD की वैल्यू यहाँ से ले जाकर यहाँ रख दो स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I इज इक्वल टू NE/A, और VD की वैल्यू हमारी आ गई EV अपॉन ml टाउ। ठीक है। इससे फार्मूला बना हमारा स्टूडेंट I इज इक्वल टू NE² टाउ अपॉन ml आया, और बाहर हो गया V। ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V अपॉन I इज इक्वल टू ml अपॉन NE²। ठीक है, A टाउ। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, किसी भी मटेरियल के लिए ml NE² टाउ ये जो है कांस्टेंट हो जाता है इसके कंडक्टर के लिए। ठीक है। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अनचेंज है, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? L आएगा, टेम्परेचर आएगा तो टाउ कांस्टेंट हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये सब तो कांस्टेंट है ही है, mNE²। तो ये टोटल हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ आप लिखेंगे इफ फिजिकल प्रॉपर्टी इज अनचेंज्ड देन V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इस कांस्टेंट को हम लोग R लिखते हैं। ठीक है, R कांस्टेंट। ठीक है, यानी यहाँ से हमारा निकल आया V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हमारा R है, अभी हमने बताया। दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। R कांस्टेंट है, R हमारा रेजिस्टेंस है। इससे एक रेजिस्टेंस का फार्मूला आया, ओम्स लॉ डेरिवेशन तो यहाँ कंप्लीट है। इससे रेजिस्टेंस का एक फार्मूला आया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, R इज इक्वल टू ml अपॉन NE² टाउ आया। ठीक है, इससे R का फार्मूला आया। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें अगर L और A को हम हटा दें, L और A को हटा दें तो M अपॉन E² टाउ आ गया। तो अगर हम ऐसे लिखें, रजिस्टिविटी इससे देखें तो कितनी आएगी? रजिस्टिविटी कितनी आएगी इससे? देखो इसमें
तो स्टूडेंट आर रजिस्टिविटी हम लोग क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं ना, तो रो का यहाँ से क्या फार्मूला आएगा, देखो एम एन ई स्क्वायर टाउ आ जाएगा। रो इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर ए अपान एल लिखते हैं ना, आर की वैल्यू यहाँ से रख दो तो देखो क्या आ जाएगा, एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, और ऊपर आ गया ए है, ए आ गया ऊपर और नीचे आ गया एल, ठीक है। इससे आया रो इज इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। ये रजिस्टिविटी का एक फार्मूला निकल आया, रो इज इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। एन क्या है स्टूडेंट, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो पहले वाला चल रहा था वही है ये, ठीक है। एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है।